हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप जारी रख रहे हैं। मैं विनोद खडोलिया, लेक्चरर इन इंग्लिश फ्रॉम जयपुर। साथियों, पहले भी हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर इन इंग्लिश 2025 जो एग्ज़ाम अप्रोचिंग है, बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम जो है लगने वाली है। जून में एग्ज़ाम है, बहुत कम समय अपने पास बचा हुआ है। उसी सीरीज़ में हमने एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की जो सीरीज़ चालू कर रखी है, उसमें ऑन इज ब्लाइंडनेस का कंप्लीट हॉल हमने ओवरव्यू ऑफ द पोएम अबाउट द पोएट ये कंप्लीट हमने देख लिया है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पर गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है। आज इस पोएम के बारे में हम बात करने वाले हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। सबसे पहले हम अबाउट द पोएट इसमें जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने लायक हैं, वो अबाउट द पोएट कवि के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जो है ओवरव्यू ऑफ द पोएम, पोएम का ओवरव्यू क्या है, पोएम में क्या क्या बातें हैं, क्या थीम है, सेंट्रल आइडिया क्या है, राइम स्कीम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम क्या है, और पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो पूरी तैयारी करने के बाद में हमें सबसे ज़्यादा जिसकी आवश्यकता रहती है और जो रियल में पेपर क्लियर करवाने और सक्सेस के करीब पहुंचाने में जिसका सबसे बड़ा रोल जो होता है, वो है पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, यानी रेगुलर प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तैयारी में कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, लगातार एक कंटिन्यूटी बनना ज़रूरी है। और जितने ज़्यादा एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे, आप यकीन मानिए कि निश्चित रूप से आपके लिए एग्ज़ाम में परफॉर्म कराने में बेहतरीन रोल जो है वो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का ही होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोएम की तरफ मुड़ जाते हैं। जॉन डन की बात कर लेते हैं। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट जो है जॉन डन, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बर्थ, सबसे पहले बर्थ के बारे में है। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। जून 19 1572 1572 में जन्म हुआ। रोमन कैथोलिक फैमिली, लंदन। एक रोमन कैथोलिक परिवार में जॉन डन का जन्म हुआ था, लंदन में। डेथ हुई 31 मार्च 1631, 31 मार्च 1631। तो 31 मार्च 31 ऐसे याद करने में सुविधा रहेगी, आराम से याद हो जाएगा। 31 दोनों तरफ ही ऐसा है। तो ये 1631 में जो है जॉन डन की डेथ हुई है। जॉन डन इज़ अ लीडिंग इंग्लिश पोएट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जॉन डन का जो नाम है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के साथ जुड़ा हुआ है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है। वैसे तो जॉन डन जो है वो 16th सेंचुरी के महान पोएटों में आता है, 16th सेंचुरी का पोएट है। लेकिन उस समय जब एक अलग ट्यूनिंग शुरू हुई थी, 17th सेंचुरी के शुरू के अंदर एक अलग पोइट्री में रुझान आया था, एक अलग टाइप का पोइट्री जो शुरू हुई थी, उसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं, जिसमें इमोशंस और इंटेलेक्चुअल का जो है मिक्सअप पोइट्री में देखने को मिला था। एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ पोइट्री देखने को मिली, उसको मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के नाम से जाना जाता है। और जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर हैं, यानी जॉन डन इसमें अग्रणी हैं, लीडिंग पोइट हैं, जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखना शुरू किया था। अब ये मेटाफिजिकल जो शब्द है वो सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था, ये जो टर्म है, इस शब्द को कॉइन करने वाले, इस शब्द का डिज़ाइन जिन्होंने किया था वो सैमुअल जॉनसन है। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये टर्म मेटाफिजिकल, और ड्राइडन ने इसको पहली बार जो है जॉन डन ने जब यूज किया तो ड्राइडन ने ये कहा था कि जॉन डन अफेक्ट मेटाफिजिशियम, कि जो जॉन डन है उसकी पोइट्री में मेटाफिजिकल देखने को मिलता है। ये ड्राइडन ने कॉमेंट किया था ये। और सैमुअल जॉनसन ने जो है फर्स्ट टाइम इस वर्ड को कॉइन किया था। ये आप याद रखिए, एग्जाम में हो सकता है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पूछे जाने वाली बात है कि मेटाफिजिकल पोइट्री का जो टर्म है ये कॉइन किसने किया, ये डिज़ाइन किसने किया, टर्म कहाँ से बन के आया, तो ये सैमुअल जॉनसन ने किया था। अब हम ये देख लेते हैं साथियों कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, कौन सी पोइट्री को जो है मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। तो देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री के कुछ फीचर्स देखते हैं हम। ये मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स हैं। एब्रप्ट बिगनिंग यानी अचानक शुरुआत। मेटाफिजिकल पोइट्री की ये खास बात है कि जब पोएम का ओपनिंग होता है तो उसकी एब्रप्ट होती है, सडन होती है, यानी किसी प्रकार का पहले कोई बैकग्राउंड नहीं तैयार किया जाता है।
उसकी जो बिगनिंग है वो सडन बिगनिंग होती है, एब्रप्ट बिगनिंग होती है। आप जितनी भी जॉन डन की पोएम्स पढ़ेंगे, एमए में भी बहुत पोएम्स थी, बीए में भी पोएम प्रिस्क्राइब हैं, तो ये जितनी भी पोएम्स जो आप जॉन डन की पढ़ते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो शुरुआत है, जो बिगनिंग है पोएम का, वो एब्रप्ट है और सडन है, किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड नहीं है उसके अंदर। नंबर 2, यूज ऑफ फार फेस्ड इमेजेज। ये भी मेटाफिजिकल पोइट्री का एक वन ऑफ द लीडिंग फीचर है कि इसमें जो इमेजेस यूज़ की जाती हैं कवि के द्वारा, जो इमेज जो काम में ली जाती हैं समझाने के लिए, अपनी बात को, पॉइंट को बताने के लिए, वो फार फेस्ड होती हैं, यानी बहुत दूर दराज की होती हैं। वो इतनी यूनिक और एबनॉर्मल या अनकॉमन होती हैं कि वो फार फेस्ड इमेजेस हैं। कोई डेली रूटीन की बेसिक इमेज या जो हमें दिख रहा है दुनिया में वैसा नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट फार फेस्ड इमेजेस का यूज किया जाता है, उसके ज़रिए अपनी बात को कहा जाता है, इसलिए इसको मेटाफिजिकल कहा जाता है। मेटा प्लस फिजिकल, मेटा मीन्स बियॉन्ड, बहुत दूर, और फिजिकल का मतलब जो चीज़ फिजिकल अस्तित्व में है, यानी जो अपने आसपास जो संसार में जो फिजिकल रूप से विद्यमान है, उन चीज़ों से कहीं दूर दराज की कल्पना शक्ति होती है मेटाफिजिकल पोइट की। तो यूज ऑफ फार फेस्ड इमेजेस। तीसरे नंबर पे अपन बात करें यूज ऑफ स्टार्टलिंग इमेजेस एंड थॉट। स्टार्टल का मतलब होता है वंडरफुल, जो बहुत ही भौचक्का करने वाली, डेजलिंग करने वाली और स्टार्टल करने वाली जो है इसमें इमेजेस होती हैं, ऐसे विचार होते हैं कवि के। यूज ऑफ बोल्ड कंसीट। कंसीट जो यूज किया जाता है, कंसीट का मतलब होता है मेटाफर, तो जो मेटाफर इसमें यूज किया जाता है वो बोल्ड होता है, बिल्कुल बहुत हाई लेवल का और एकदम क्लियर कट होता है, बिल्कुल। कॉलेक्विल लैंग्वेज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो लैंग्वेज होती है मेटाफिजिकल पोइट्री की, वो कॉलेक्विल होती है, यानी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है। कॉलेक्विल का मतलब होता है कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज, बातचीत की भाषा। जिस प्रकार की हम कम्युनिकेशन के अंदर जो भाषा यूज़ करते हैं, हमें एग्जैक्टली पोएम पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल कॉलेक्विल है, जैसे कभी किसी से बात कर रहा है, अपने पॉइंट को रखने के लिए बिल्कुल फेस टू फेस बातें कर रहा है जैसे। मिस्टिकल इन थीम। मेटाफिजिकल पोइट्री का जो थीम होता है वो मिस्टिकल होता है हमेशा। मिस्टिकल का मतलब होता है गूढ़ रहस्यमयी, गूढ़ रहस्यमयी मिस्टिकल होता है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, और जो इसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो कभी इसमें आर्ग्यूमेंट करता है वो बिल्कुल लॉजिकल होते हैं। इसलिए जॉन डन को ये कहा गया है, किसी क्रिटिक ने ये कमेंट दिया था जॉन डन के लिए कि जॉन डन एक क्लेवर एडवोकेट की तरह अपनी बात मनवाने के लिए विचार पे विचार रखा जाता है अपनी पोएम्स के अंदर। वो जब पोएम को आगे जब लीड करती है पोएम, तो एक क्लेवर एडवोकेट की तरह साबित होता है जॉन डन, क्योंकि इनमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इमोशन और फीलिंग का कोई स्कोप नहीं होता है। और ऐसी पोएम जिसमें इमोशंस और फीलिंग का कोई स्कोप नहीं है, उनको मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। और जॉन डन जो है इसके फाउंडर हैं। सैमुअल जॉनसन ने ये फर्स्ट टाइम इस वर्ड को कॉइन किया था, और ये स्कूल ऑफ पोइट्री जो 70th सेंचुरी में देखने को मिली थी। आप याद रखना साथियों कि आपसे पूछा जाएगा कि ये मेटाफिजिकल पोइट्री का जो है ना, कब ये उभर के आई थी, ये 70th सेंचुरी में अपने को देखने को मिला था। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 60th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंत में, वह 70th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो पोइट्री का हमें रूप देखने को मिला, उसे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कहा गया, क्योंकि वो फिजिकल से बहुत दूर थी। उसमें इमेजेस जो थी वो एब्स्ट्रैक्ट, फारफेस्ट, उसकी लैंग्वेज जो है वो कोलोक्विल, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। तो ये बात हुई कवि के बारे में, अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मेजर वर्क्स के बारे में। तो जॉन डन के मेजर वर्क्स देखिए आप। एपिथालेमियन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। एपिथालेमियन था एट द मैरिज ऑफ द अर्ल ऑफ समरसेट। तो एपिथालेमियन शादी के गीतों को कहते हैं, तो जॉन डन ने एपिथालेमियन भी लिखे हैं। एक्लॉग्स और एक्लॉग्स भी इन्होंने लिखे हैं। एक्लॉग्स का मतलब होता है जो सेपर्ड और सेपरेटिस्ट के लिए गडरी जो पोएम लिखते हैं उस बैकग्राउंड को लेके, वो भी जॉन डन ने लिखे हैं। फेमस पोएम से कुछ, फ्ली, अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कैनोनाइजेशन, होली सोनेट्स, डेथ बी नॉट प्राउड, द सन राइजिंग, एलेजी टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, बेटर माई हार्ट 3 persons गॉड, 50 sermons, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो अपने सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार 1633 के अंदर जो है वो पब्लिश हुई है। हॉली सोनेट्स ऑल्सो नोन एज डिवाइन सोनेट्स, हॉली सोनेट्स को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो नाम है डिवाइन सोनेट्स।
डिवाइन मेडिटेशन आर ए सीरीज ऑफ 19 पोएम्स। ये जो डिवाइन सोनेट्स हैं ये 19 पोएम का एक सीरीज़ है। इसमें 19 पोएम्स हैं और ये एक सीरीज़ है 19 पोएम की, जो 1633 के अंदर क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। तो ये सब आप उस मेजर वर्क्स के बारे में भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। बहुत क्वेश्चंस ऑलरेडी पोइट्री में बन चुके हैं साथियों, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें। हम ये सोच लें कि इसका बेसिक आइडिया, इसकी समरी कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स अपन जान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डीप स्टडी करें। मैं फिर से आपको ये कह दे रहा हूँ कि अगर आप निश्चित रूप से हर हाल में आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप निश्चित 100% आप अपनी सीट को बुक करना चाह रहे हैं, एक सीट आप लेना चाह रहे हैं, हर हाल में 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं अपनाएं। किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह आप याद रखें। आपको निश्चित रूप से डीप स्टडी करनी है, आपको पूरी तरह से किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेनी और अच्छे से पूरी पोइम को तैयार करना है। लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपको तैयार करने हैं। तो ये मेजर वर्क्स की बात हुई, आगे बढ़ते हैं। ये पोएम है, इसके बाद में देखिए ओवरव्यू ऑफ द पोएम। ओवरव्यू ऑफ द पोएम। ओवरव्यू ऑफ द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। पोएम के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू है, मैंने बिल्कुल डीप थॉरली स्टडी करके और आपके लिए फैक्ट्स मैंने सारे एक जगह कर दिए हैं। निश्चित रूप से आई होप और आई बिलीव कि ये आपकी बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वॉज रिटन इन 1612 इन डबलिन। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार को 1612 में लिखा गया था और ये डबलिन शहर में लिखी गई थी। जॉन डन इसको डबलिन शहर में लिखा था, 1612 में ये लिख दी गई थी पोएम। लेकिन ये पब्लिश जो हुई वो देखो कब हुई है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1633 इन इज वॉल्यूम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। पोएम लिखी गई 1612 में, लेकिन पब्लिश जो हुई वो 1633 में पोएम को पब्लिश कराया गया है और वो भी उसके एक वॉल्यूम है, उसका नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इस वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई है। तो ये निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई है। जॉन डन के वॉल्यूम का नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये इसका वॉल्यूम है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। देयर आर 3 स्टेंजाज ऑफ 9 लाइन्स ईच। पूरी पोएम के अंदर 3 स्टेंजाज हैं और 9 लाइन्स हैं, तो 27 लाइन्स टोटल इसके अंदर हैं। 3 स्टेंजाज 9 लाइन्स ईच, यानी 3 स्टेंजा है 999, तो टोटल हो गई 27 लाइन्स। इट इज़ रिटन इन ट्रकोइक फीट इन टेट्रामीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो है, इसका स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो 27 लाइन की ये पोएम है। 3 इसमें स्टेंजाज हैं, 9 × 3, और इसको जो लिखा गया है वो कोई आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखा गया है या कोई जो है ना उसमें नहीं लिखा गया है। इसको ट्रकोइक फीट और टेट्रामीटर में इसको लिखा गया है। तो आप याद रखिए, इसको टेट्रामीटर में लिखा गया है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, और इसकी जो राइम स्कीम है वो इस पोएम की है A B C C D D D। ये 9 लाइन्स हैं, 9 लाइन्स की राइम स्कीम है। इसके बाद में 9 9 9 27 लाइन टोटल होती हैं। A B C C D D D। शुरू में एक एक है, A B एक एक, फिर 2 बार C C D और फिर 3 बार D। ठीक है। इट इज़ अ ड्रामेटिक लिरिक, और याद रखिए ये कौन सा लिरिक है, ये ड्रामेटिक लिरिक है, यानी ड्रामा की तरह तर्ज पर लिखा हुआ है, ड्रामेटिक है। जिस्ट ऑफ द पोएम। इसके बाद इस पोएम का सार देखते हैं हम लोग कि इस पोएम का सार क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, इसके अंदर किसके बारे में बात की गई है। द पोएम शोज पोएट साइनिसिज्म। बहुत गजब की बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि पोएट जो है इस पोएम के अंदर क्या शो करता है, मानव द्वेषवाद। साइनिसिज्म है, सनकी है, स्केप्टिसिज्म है, संदेहवाद है। मानव के ऊपर, खासकर वुमन के ऊपर, वुमन के अस्तित्व के ऊपर और वुमन की पवित्रता के ऊपर, इन सभी के ऊपर संदेह किया गया है। कवि बहुत ही ज़्यादा सनकी है, साइनिसिज्म है और स्केप्टिसिज्म दर्शाता है अबाउट फीमेल फिडेलिटी। और वो भी किस बात को लेके, फीमेल फिडेलिटी की बात को लेके। अगर आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप वीडियो की क्वालिटीज़ आप बढ़ा लें, फिर भी अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें उसमें, तो फिर इसका और कोई दूसरे तरीके से आपको एकदम क्लियर जो है मैटर दिखेगा। तो फीमेल जो है फिडेलिटी, यानी वुमन की जो वफादारी है उसके ऊपर संदेह किया गया है। फीमेल फिडेलिटी के ऊपर संदेह है इसके अंदर, फीमेल फिडेलिटी।
द पोएम ओपन्स विद 7 इम्पॉसिबल फीट्स ऑफ अनअटेनेबल आइडियाज़। पोएम ओपन कैसे होती है, इसमें 7 इम्पॉसिबल फीट्स बताए गए हैं। शुरू के अंदर 7 जो है असंभव कार्य कारनामे बताए हैं। अनअटेनेबल आइडियल्स, ये वो आइडियल्स हैं, ये वो आदर्श हैं जॉर्डन की नज़र में जो अनअटेनेबल हैं, उनको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे 7 इम्पॉसिबल टास्क की बात करता है। मिसोगाइनिस्टिक टोन, पोइम की टोन क्या है, कवि किस टोन में बात करता है, वो कवि की टोन है मिसोगाइनिसिज्म, यानी मिसगाइनी है। कवि कंप्लीट जो है स्त्री द्वेषी है और फीमेल के प्रति जो है संदेह व्यक्त करता है ना। मिसोगाइनिसिज्म का मतलब होता है स्त्री द्वेषी। इट एक्सप्रेसेस वुमेन्स रोमांटिक इनफिडेलिटी, ये पोएम जो है वो स्त्री का रोमांटिक इनफिडेलिटी बताता है, यानी बेवफाई के बारे में बताता है। फिडेलिटी होता है विश्वास और वफाई, और इनफिडेलिटी जो होता है वो होता है बेवफाई। डिसलॉयल्टी, देखो आप लॉयल्टी नहीं दिखाता है, ये डिसलॉयल्टी दिखाती है। इनकॉन्स्टेंसी, फिकलनेस, इनकॉन्स्टेंसी और फिकलनेस दोनों का मतलब होता है चंचलता, है ना। टॉय शिफ्टिंग नेचर दिखाता है। ये पोएम जो है वो वुमन की टॉय शिफ्टिंग नेचर दिखाती है। जैसे एक बच्चा जो है वो अपना टॉय बदल लेता है इजी वे के अंदर कि ये पसंद नहीं है, फिर दूसरा टॉय उसको दिखाई देगा तो वो दूसरे वाले को लेगा, पहले वाले को फेंक देगा। तीसरा टॉय उसको और दुकान पे नया दिखाई देगा, वो उसको ले लेगा, उस दूसरे वाले को फेंक देगा। जो फिकलनेस ऑफ नेचर है, जो इनकॉन्स्टेंसी है, इनफिडेलिटी, डिसलॉयल्टी, ये वुमन के ऊपर संदेह करता है, साइनिसिज्म है, और वुमन का कंप्लीट उसने ये बताया है। द टोन इज़ हाईली मिस्टिकल, बहुत ही बड़ी रहस्यमयी टोन है इस पूरी पोएम की। पोएम का जो टोन है वो क्या है, रहस्यमयी है, मिस्टिकल है पोएम की टोन। देयर आर अल्यूजन्स, और इसमें अल्यूजन्स हैं, संकेत हैं। आपको पूछ ले कि बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अल्यूजन नहीं है पोएम के अंदर, तो अल्यूजन का मतलब होता है जो संकेत, सिंबल। कौन कौन से सिंबल दिए हुए हैं, इमेजेस दिए हुए हैं, तो कैच ए फॉलिंग स्टार है, क्लेफ्ट डेविल्स फूट है, मरमेड सिंगिंग है। ऐसे अलग अलग 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में कहा गया है, और ये सातों के सातों जो है वो अल्यूजन है इसके अंदर। तो ये हुई दोस्तों पोएम की ओवरव्यू, और पोइट के बारे में, पोइट के बारे में हमने देख लिया है। मेटाफिजिकल पोइट्री किसको कहते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद में जिस्ट ऑफ द पोएम, यानी सब्जेक्ट मैटर, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, कवि का मूड क्या है, टोन क्या है, ये हमने बात कर ली है। और स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम क्या है, इसकी राइम स्कीम क्या है, और पोएम को किस तरीके से किस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ये भी हमने बात कर ली है। तो ये सारी बातें करने के बाद में जो है हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। महत्वपूर्ण सीरीज जो वो है PYQs MCQs, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 2024 से एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं। 2024 में जो आए थे वहाँ से स्टार्ट है, फिर कंप्लीट 2012 तक के एग्जाम्पल अपन लगातार सोल्व करेंगे। इसके बाद में जो है वो MCQs आएंगे। हर लाइन हर वर्ड से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि इससे बाहर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप विश्वास मानिए, आप यकीन मानिए, और बिल्कुल अपनी स्टडी को निरंतर आप जारी रखें और स्ट्रॉन्ग बनाएं। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स हु आर इन नीड ऑफ दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छा मैटर और प्रत्येक टॉपिक का तैयार करके लाया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 2024 RPSC। जॉर्डन एनलिस्ट सेवरल इम्पॉसिबिलिटीज़ इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। पहले स्टेंजा के अंदर कई प्रकार के असंभव कामों को जॉर्डन बताता है। गो एंड कैच ए फॉलोइंग स्टार में चूज द वन विच हैज़ नॉट बीन रिटन इन फर्स्ट स्टेंजा। इनमें से वो बताइए जो पहले स्टेंजा में लिखा हुआ नहीं है। कैच ए फॉलोइंग स्टार बिल्कुल लिखा हुआ है, ये तो पहले स्टेंजा में लिखा हुआ है। हियर मरमेड सिंगिंग, ये भी लिखा हुआ है। फाइंडिंग अबाउट द कोज ऑफ डेविल क्लेफ्ट फूट, ये भी लिखा हुआ है कि दैत्य का पैर किसने काटा। पिलग्रिम ऑफ 10,000 डेज एंड नाइट, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। यानी सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले के अंदर वो 7 इम्पॉसिबल टास्क की बात करता है साथियों, और वो सातों आपको बहुत बेखूबी आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको तैयार होनी चाहिए। इसका क्रम भी पूछ सकता है एग्जाम में, इनको सिस्टमेटिक ऑर्डर में भी करवा सकता है आपसे कि बताइए 4 टास्क दे दे और ये कह देगा कि बताओ इनका ऑर्डर क्या है। तो आप ध्यान रहे, पहले नंबर पे कैचिंग फॉलिंग स्टार का है, दूसरे नंबर पे मैंड्रिक रूट की बात करता है, तीसरे नंबर पे पास्ट ईयर्स की बात करता है, 4 नंबर पे डेविल्स फूट की बात करता है, 5 नंबर पे मरमेड सिंगिंग की बात करता है, और 6 नंबर पे एनवीज स्टिंगिंग की बात करता है, और 7 नंबर के अंदर जो है वुमन ट्रू एंड फेयर की बात करता है। तो इनके सारे क्रम आपको याद होने चाहिए, पूरी पोएम जो आपकी टिप्स में होनी चाहिए, क्योंकि
जो है ग्रीन पेन के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। इतनी मान सम्मान और बहुत ही गज़ब की जो सर्विस, जो इतनी मान सम्मान वाली नौकरी के लिए जब हम इतना जो है ना तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको इतना तो जो है मेहनत करनी है कि पूरी पोएम को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन भरना है ब्लैंक के अंदर। इन गो एंड कैच अ फॉलोइंग स्टार, द स्पीकर कमांड्स हिज लिसनर। स्पीकर कमांड करता है अपने लिसनर से टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ इम्पॉसिबल टास्क। बहुत से इम्पॉसिबल टास्क की सीरीज़ वो परफॉर्म करवाता है। टू इलस्ट्रेट, ये बताने के लिए। इलस्ट्रेट का मतलब होता है ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए। क्या बताने के लिए वो इतने सारे इम्पॉसिबल टास्क करवाता है? वुमेंस ब्यूटी नहीं, वुमेंस फिडेलिटी, वुमेन की वफाई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वुमेन की वफाई की तो बात ही नहीं करता है जॉन डन। वुमेन की वफाई की कोई बात नहीं करता। वुमेन की सुंदरता नहीं, जॉन डन तो नहीं करता। ब्लैक मैजिक, इसकी भी नहीं करता। वीमेंस इनफिडेलिटी, वीमेन की इनफिडेलिटी, वे वफाई, यानी डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विमेन की इनफिडेलिटी की बात करता है, विमेन यानी स्त्रियों की बेवफाई की बात करता है कि ऐसी स्त्री संसार में कहीं भी तुम्हें नहीं मिल सकती जो ट्रू हो और ब्यूटीफुल हो। सुंदर और वफादार, ये दोनों गुण एक साथ हों, ऐसी स्त्री दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। ये जॉन डन का मानना है, जॉन डन का ये कहना है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज अ पोएम अबाउट, 2022 में बना हुआ क्वेश्चन देखिए। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज अ पोएम। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एक पोएम है, के बारे में, किसके बारे में पोएम है? फेमिनाइन इनकॉन्स्टेंसी, स्त्रीत्व का, बेवफाई, शिफ्टिंग नेचर की, गोल्डन डैफोडिल्स की, फ्रेंजाइड मिनोड की, लास्ट डचेज की। तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल अजीब ऑप्शन है एकदम। ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। फेमिनाइन इनकॉन्स्टेंसी यानी स्त्रियों की, औरतों की बेवफाई के बारे में और चंचलता के बारे में ये पोएम बात करती है। ये 2022 में बना हुआ एग्जाम्पल है, जो एग्ज़ाम मैंने क्रैक की थी 2022 में। 2021 में मेरा बीएड हुआ था साथियों, और 2022 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में आरपीएससी सेल्फ स्टडी से जो है वो क्रैक की थी, बहुत अच्छी रैंक के साथ। आप भी निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं। बस अपनी स्टडी को आप निरंतर जारी रखें और पूरी मेहनत करने में कहीं भी आप कमी नहीं छोड़ें और स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि आजकल पेपर जिस तरीके से लैंग्वेज में बनते हैं वो स्मार्ट स्टडी की डिमांड करते हैं। क्वेश्चन वही हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप खुद देखिए इनको, लेकिन ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा समझने का तरीका और आराम से देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जॉन डन इन हिज पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एडवाइसेज द सीकर ऑफ अ ट्रू एंड फेथफुल वुमन टू ट्रेवल। जॉन डन इसमें अपने सीकर यानी जो तलाश कर रहा है उस फेयर और फेथफुल वुमन की, जो ढूंढ रहा है, उसको कितना ट्रेवल करने के लिए कहता है, कहाँ ट्रेवल करने के लिए कहता है? गार्डन ऑफ ईडन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ईडन के गार्डन में उसको स्त्री नहीं मिलेगी ऐसी, ऐसा कहता ही नहीं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहता। 10,000 डेज एंड नाइट, 10,100 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन रात, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000 डेज एंड नाइट। वो कहता है कि 10,000 डेज एंड नाइट जो है आप ढूंढोगे तो भी आपको क्या नहीं होगी, फेयर और फेथफुल वुमन नहीं मिलेगी, यानी डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द थीम ऑफ द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ। इसका थीम क्या है पोएम का? गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार का थीम क्या है? इम्पॉसिबिलिटी, असंभव। किस चीज़ की असंभव? गेटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रेक रूट, बात तो है, ये भी बात करता है इसकी। कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, ये भी बात करता है। हियर मरमेड सिंगिंग, इसकी भी बात हुई है। 7 टास्क दी है ना, 7 इम्पॉसिबल टास्क की बात करता है और 7 की 7 थीम में है, इम्पॉसिबल है, लेकिन मुख्य थीम क्या है? पोएम का मकसद क्या है? पोएम का जिस्ट क्या है? मेन सेंट्रल आइडिया क्या है? वो है फाइंडिंग अ ट्रू वुमन। डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोएम का जो थीम है वो ये है कि ट्रू, फेयर और फेथफुल वुमन जो है ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ये जॉन डन के इस पोएम का थीम है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन जो है गलती से यहाँ डेफोडिल्स का आ गया, 7 भी यहाँ जो है डेफोडिल्स का आ गया। आप इन दोनों को जो है डेफोडिल्स वाली वर्ड्सवर्थ की पोएम में हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद 7, 8 के बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पर ये बीच में 2 क्वेश्चन उसके आगे हैं। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन,
2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है, अलंकार कौन सा यूज हुआ है, कौन सी लाइन में। ये दोस्तों फिर से एक बार वही आ गया, ये 9 नंबर के क्वेश्चन से देखिए आप। द स्पीकर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार आस्क द लिसनर। स्पीकर 2018 में संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन बना हुआ है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में स्पीकर लिसनर को कहता है परफॉर्म करने के लिए अ सीरीज ऑफ, एक सीरीज कहता है वो कि इतने सारे कार्य बताता है कि भाई ये परफॉर्म करो। वो कार्य कैसे हैं, अन एडवेंचरस टास्क हैं, इम्पॉसिबल टास्क हैं, कावर्डली टास्क हैं या लिटरेरी टास्क हैं। वो इम्पॉसिबल टास्क हैं, आपको पता है कि 7 इम्पॉसिबल टास्क की बात कभी उसमें करता है, अपने सीकर और अपने लिसनर को कहता है कि आप ये परफॉर्म करके दिखाओ अगर आप कर सकते हो तो, यानी ये कभी नहीं कर सकते आप। 10 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। द टोन ऑफ द स्पीकर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज। 2018 आरपीएससी का फिर संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन बना हुआ है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की टोन क्या है, साइनिकल, इमोशनल, मिस्टीरियस, सैड। इमोशनल तो जॉन्डन कभी है ही नहीं, इमोशनल होने वाला ऐसी बातें कभी नहीं करता, सैड भी नहीं है बिल्कुल भी, साइनिकल एटीट्यूड है उसका। पोएम का जो थीम है वो साइनिकल है, संदेह वाह है, इसमें स्केप्टिसिज्म है और साइनिसिज्म है, यानी संदेह है, सनकी है कभी। इसकी जो टोन है वो साइनिकल एटीट्यूड है पोइट का इसके अंदर। तो इस प्रकार से करके 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और पोएम के बारे में और पोइट के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखें।